हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। एमपी टेट, यूपी टेट, पटवारी जैसी सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों की मैं पल्लवी गौड़ द पल्लवी एकेडमी मंच पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। साथियों, आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आज अपनी ये वीडियो बनाकर लाई हूँ और वो टॉपिक है संज्ञा, जिसमें मैं आपको संज्ञा से परिचय और संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में डिटेल्ड जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। मेरी वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक अवश्य करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरे इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। साथियों, मैं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी पुनरावृत्ति करवाना चाहूँगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको विकारी और अविकारी शब्द के बारे में बताया था। मैंने वहां पर आपको विकारी शब्दों के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तथा अविकारी शब्दों के 4 भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो में विकारी शब्द का पहला भेद, संज्ञा के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो संज्ञा की अवधारणा को समझाने के पहले मैं आपके सामने कुछ शब्द रखना चाहूंगी, जैसे कि गुलाब, चमेली, फूल, पेड़, बरगद, राहुल, लड़का। पहली पंक्ति में जितने भी शब्द हैं, ध्यान दीजिए, उसमें गुलाब और चमेली एक फूल का नाम है। उसके बाद मैंने लिखा फूल, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, यहां पर मैंने फूल लिख दिया। फिर मैंने दिया पेड़, फिर मैंने एक पेड़ का नाम लिखा बरगद, राहुल और उसके बाद लड़का। तो पहली पंक्ति में आपको क्या समझ में आया कि मैंने एक तो फूल का स्पेशल नाम दिया, दूसरी बात मैंने सिंपल फूल बोला, इसी तरीके से पेड़ का नाम और पेड़ शब्द, लड़के का नाम और लड़का शब्द। इसी तरीके से दिल्ली, चीन, गंगा, प्रयागराज, फर्नीचर, मेज, ईमानदार, बुराई, बचपन, लघुता, आकाश, राजनीतिक दल, युवा संघ, तेल, तेल में भी मैंने बोल दिया सरसों का तेल, मोबाइल। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों की क्या खास बात है कि कई शब्दों में तो मैंने विशेष नाम लिया है, कुछ शब्दों में मैंने नाम न लेकर केवल आपको एक संकेत दिया है, और कहीं कहीं मैंने एक समूह की चर्चा की है ना, कहीं मैंने द्रव्य पदार्थ की चर्चा की है। तो इस प्रकार से ये जितने भी शब्द हैं वो किसी ना किसी वस्तु की, किसी ना किसी प्राणी की या पदार्थ की पहचान बता रहे हैं। अर्थात साथियों, इस संपूर्ण जगत में चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, यानी कि या वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हो या आपकी कल्पना में रहते हो, सारी जितनी भी इस पूरे संसार में वस्तुएं हैं, प्राणी मात्र हैं, जितना भी जो भी कुछ इस पूरे संसार में आपके चारों ओर आपको जहां तक नजर जाती है, आप उन चीजों के बारे में, उन प्राणियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में या उन भावों के बारे में जो भी संबोधन करते हैं, समझ रहे हैं, संबोधन करते समय आप जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वे सभी क्या हैं? वे सभी संज्ञा हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं या भाव हैं, इन सभी की पहचान बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। समझे? परिभाषा देखते हैं अब हम। नाम ही संज्ञा है। संक्षेप में हम केवल इतना समझ सकते हैं कि आप जो भी नाम दें वो सभी संज्ञा शब्द होते हैं। नाम से कितने अर्थ हैं मैं आपको आगे बताती हूं, पहले परिभाषा समझते हैं। संज्ञा का अर्थ है पहचान या ज्ञान करवाने वाला शब्द। संज्ञा का क्या अर्थ है? जिससे आप पहचान करवा सकें या आपको स्वयं को ज्ञान हो सके, आपको जानकारी मिल सके
ऐसा शब्द संज्ञा कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहां पर किस किस के नाम? व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब आदमी या औरत नहीं, व्यक्ति का मतलब सारी सजीव जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पशु हो, प्राणी हो, जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सजीव जितने भी हैं वो व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। या साथ ही निर्जीव भी व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, जिनको कि आप डायरेक्ट संबोधित करते हो। जैसे कि मैंने आपको आप एक दुकान पर गए और आपने कहा कि मैं फर्नीचर की दुकान पर गया, तो फर्नीचर की दुकान से समझ में ये आएगा कि आप एक लकड़ी के सामान बनाने वाली किसी दुकान में गए हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप फर्नीचर की दुकान में जाकर बोले कि मुझे सोफा खरीदना है, तो फर्नीचर तो हुआ, एक जाति बता दी आपने, है ना। लेकिन सोफा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपने पर्टिकुलर उसको नाम दिया, उस चीज को आपने एक संबोधन दिया कि मुझे सोफा चाहिए, या मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए, या मुझे टेबल चाहिए, या मुझे स्टूल चाहिए। समझे? तो व्यक्ति के अंतर्गत डायरेक्ट संबोधन, विशेष संबोधन जिसको आप करते हैं वो व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। प्राणी, वस्तु या भाव, भाव के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनको आप अनुभव करते हैं, या अमूर्त रूप जितने भी होते हैं जिसमें गुण, दोष, दशा, स्थिति आदि के बारे में आप जो भी संबोधित करते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। विस्तार में हम जाएं तो प्रत्येक नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो, वस्तुगत हो या भावगत हो, सभी नाम संज्ञा है। देखिए साथियों, कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं, कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा शब्द क्या होंगे? बच्चा, गाय, चिड़िया, सर्प, मछली, है ना। और अप्राणीवाचक क्या होंगे? पुस्तक, मेज, रोटी, पर्वत। सजीव और निर्जीव की बात हो रही है ना। कुछ संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि गणनीय, जिन्हें गिना जा सके। जैसे कि आदमी, अब 4 आदमी खड़े हैं तो आप बोलोगे ना कि वहां 4 आदमी खड़े हैं। या 10 पुस्तकें, किताबें रखी हैं तो आप गिन सकते हो उनको कि ये किताबें 10 हैं। पक्षी, किसी पेड़ पर मान लो 4 पक्षी बैठे हैं, 10 पक्षी बैठे हैं, या आंगन में 2 पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप आसानी से गिन सकते हैं। यानी कि ये गणनीय, काउंटेबल नाउन्स हैं, ये गणनीय संज्ञा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि दूध आप गिन नहीं सकते, आप तौलेंगे। तेल, हवा, प्रेम, द्वेष, जितने भी भाव सूचक शब्द हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। जो भी अनुभवजन्य शब्द हैं, जो आपके एहसास, अनुभव या अमूर्त भावों में जो व्यक्त किए जाते हैं, वे जितने भी नाम हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। कुछ संज्ञा शब्द किसी जाति विशेष का बोध भी कराते हैं, जैसे कि शहर, नदी, लड़का, पशु, पक्षी। मैंने पहले भी बताया कि जैसे आप कहें कि मेरे मध्य प्रदेश में कई शहर हैं, है ना, तो शहर से समझ में आया कि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। अगर आप बोलेंगे ग्वालियर शहर, है ना, तो उस शहर का आपने नाम दे दिया। लेकिन शहर मतलब आपने पूरी एक जाति बता दी, ठीक है। नदी, नदी से एक जाति पता पड़ी। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि गंगा, तो पर्टिकुलर उस नदी का नाम हो गया गंगा, पर नदी मतलब समस्त नदियां। इसी तरीके से लड़का, भीड़ में जितने भी लड़के खड़े हैं, आप जिनका नाम नहीं जानते उनको आप लड़के बोल सकते हैं, और जिसको आप जानते हैं उसका आप नाम लेंगे। इसी तरीके से पशु और पक्षी। साथियों, मैं यहां पर कुछ शब्द आपको देती हूं, जैसे कि एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, रमेश कल कोलकाता जाएगा। रमेश कल कोलकाता जाएगा, तो रमेश और कोलकाता, ये दोनों क्या हुए? चूंकि मैंने डायरेक्ट नाम लिया है तो ये हुए व्यक्ति। व्यक्ति, है ना, व्यक्ति मतलब विशेष नाम, ठीक है। निज रूप से, है ना, जिसको आप बिल्कुल घनिष्ठता से जानते हैं, जिसमें आप कंफर्म है, कोई संदेह नहीं है, आपको शहर का नाम पता है कि ये कोलकाता है, तो वहां पर व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब मैंने बार बार बोल रही हूं कि किसी आदमी, औरत, बच्चे या महिला से नहीं लेना है। ये व्यक्ति का मतलब हो गया विशेष नाम, डायरेक्ट संबोधन, है ना।
दूसरा मैं शब्द बोलती हूं, वाक्य बोल रही हूं आपसे कि ईमानदारी अच्छी बात है। ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? एक गुण है, ठीक है। ईमानदारी अच्छी बात है। इसी तरीके से शेर दहाड़ता है, या मैं कहूं तो शेर क्या है? शेर एक जानवर का नाम है, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, ईमानदारी एक गुण का नाम है और कोलकाता एक शहर का नाम है। तो इस प्रकार से संपूर्ण नाम संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। देखिए, इसकी परिभाषा में ही छुपा हुआ है कि परिभाषा क्या कह रही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, है ना, के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञा किन किन चीजों की विशेषता नाम बताती है। देखिए, संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हुए, नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा। समझे? संज्ञा के कितने भेद हैं? मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वहीं पर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस तरीके से संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, हम आगे समझते हैं एक एक कर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। देखिए, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखती हूं। आगरा, यमुना, गौरैया, रामायण, पूर्व दिशा, ये सभी क्या है? आगरा शहर का नाम है, यमुना नदी का नाम है, गौरैया पक्षी का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, पूर्व दिशा एक दिशा का नाम है। यानी कि मैं पर्टिकुलर नाम ले रही हूं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्लासरूम में ले जाती हूं, किसी कक्षा में ले जाती हूं जहां आप पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपको अपने कक्षा के सभी बच्चों के नाम लगभग याद हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे आपको किसी बच्चे को खड़ा करना है तो आप क्या बोलेंगे उस कक्षा में? रोहन खड़े हो जाओ, है ना? या आप बोलेंगे अंकित मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो उस कक्षा में इतने सारे लड़के और लड़कियों के बीच में जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर उसको बुलाते हैं तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यही उदाहरण आप पक्षियों पर भी लागू कर सकते हैं। यही उदाहरण आप नदियों पर, पर्वत पर, देश पर, स्थान पर और भावों पर भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चलता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम पता चलता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिसे भी संबोधित किया जाए वो संबोधन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां पर मैं बताऊं, यहां व्यक्ति का अर्थ मनुष्य मात्र नहीं है अपितु एक विशिष्ट पहचान से है। व्यक्ति का मतलब मनुष्य नहीं है, यहां पर विशिष्ट पहचान से है ना? उदाहरण, हाथी। अगर हाथी में मैं नाम ले दूं ऐरावत, तो ऐरावत व्यक्तिवाचक हो गया। लड़की का नाम अगर मैं सीता कहूं तो सीता व्यक्तिवाचक हो गई। अगर मैं किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग का नाम ताजमहल बोलूं तो ताजमहल व्यक्तिवाचक है। चम्मच वस्तु होते हुए भी यदि मैंने चम्मच नाम लिया है तो वो व्यक्तिवाचक है। तो समझे कि जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया नहीं साथियों। जाति मतलब, मैं इतनी देर से आपको काफी सारे उदाहरण बार बार बता रही हूं, आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा लड़के, समूह में आप लड़कों के झुंड को देखकर बोल रहे हैं कि वहां बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के क्या हुआ? आपने एक जाति बता दी किसकी? कि वहां पर लड़के खेल रहे हैं। लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति का नाम है। संपूर्ण जितनी भी लड़कियां होंगी सबको आप लड़की ही बोलेंगे। यदि आप एक भीड़ भरी जगह पर गए हैं और वहां आपको किसी का नाम नहीं पता तो आप वहां पर आदमी बोलेंगे या महिलाएं बोलेंगे। इसी तरीके से झुंड में खड़े हुए पशुओं को देखकर यदि आपको उन पशुओं का नाम नहीं पता तो आप पशु बोलेंगे, है ना? हाथी का नाम अगर आपको नहीं पता तो आप हाथी बोलेंगे, पर अगर नाम पता है तो आप ऐरावत बोलेंगे। समझे? तो इस तरीके से
उदाहरण देखिए, घोड़ा जाति है। अगर आपको महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक पता है तो चेतक घोड़ा हो गया, है ना, यानी कि चेतक उसका नाम हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर आप घोड़ा बोलते हैं तो ये जाति है। नदी भी जाति है। पुस्तक जाति है, जब तक कि आप हिंदी की पुस्तक ना बोलें या रामायण की पुस्तक ना बोलें। कक्षा जाति है। शहर भी जाति है। यदि आपको शहर का नाम आप नहीं लेते हैं, केवल शहर बोलते हैं, तो शहर एक जाति है। गांव, सैनिक, कपड़े, फल, सब्जी, आदमी, लड़की, बच्चा। समझे? तो जाति का अर्थ समझे आप, कि जब आप पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं, केवल उसका संकेत देते हैं कि मैं बाजार से बहुत सारी सब्जियां खरीद लाया, तो सब्जी समझ में आ गया कि ये नेचुरल फूड है, सब्जी। पर अगर आप ये कहते हैं कि आज मैं बाजार से लौकी, तोरई, आलू लेकर आया, तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया। इसी प्रकार से आप कहें कि मैंने भारत की कई नदियों में स्नान किया है, तो नदियां जाति हो गई। पर अगर आप ये कहें कि मैंने गंगा और यमुना में स्नान किया है, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उदाहरण के लिए देखिए, मेज पर फल रख दो। मेज क्या है? मेज आपने फर्नीचर का स्पेशल नाम ले दिया, तो मेज तो हो गया व्यक्तिवाचक, पर फल रख दो, फल हो गया जातिवाचक। अगर आप वहां पर कहते हैं कि मेज पर आम रख दो, तो आम व्यक्तिवाचक हो जाता। तात्पर्य है कि इस प्रकार के शब्द जो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की जाति विशेष का बोध कराते हैं, प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति विशेष का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हाथी विशालकाय पशु है। हाथी, आपने उसका नाम नहीं लिया, आपने कहा हाथी, है ना, तो हाथी एक जाति है, यानी कि जितने भी विशालकाय हाथी जैसे जानवर होंगे उन सभी को हाथी ही कहेंगे। लेकिन यदि आपको उस हाथी का नाम पता है, तो आप वहां पर अगर नाम लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप किस शहर में रहते हैं? शहर, है ना। मैं गांव में रहता हूं, गांव। लेकिन अगर आप अपने गांव का नाम ले देते हैं कि मैं बरई में रहता हूं, बरई गांव में रहता हूं, तो वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पर यदि आप नाम नहीं ले रहे हैं, केवल गांव बोल रहे हैं, तो भारत के या संसार के जितने भी गांव हैं वो सब उस श्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। तो समझे कि जब हम विशेष संबोधन ना देते हुए, डायरेक्ट नाम ना लेते हुए किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा के भेद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्य क्या है ना। द्रव्य, जिन शब्दों से किसी द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य में क्या क्या आता है? पदार्थ, वो ठोस तरल हो या धातु या अधातु, सभी कुछ द्रव्य में आता है। जैसे कि पानी, लोहा, तेल, सोना, घी, है ना, चावल, ऊन, दाल, दूध, मिट्टी, ये सभी द्रव्य में आएंगी। उदाहरण के लिए, मिट्टी में मत खेलो, मिट्टी पदार्थ है ना, मिट्टी। घी लेकर आओ, घी द्रव्य है। चावल, ऊन, लकड़ी, लोहा, सोना, तेल, इस प्रकार के सभी शब्द जिनसे कुछ बनाया जा सके, जो किसी पदार्थ की ओर इंगित करते हो, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, धातु हो या अधातु हो, वे सभी द्रव्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है? मैंने अभी बताया आपको कि जिन शब्दों से किसी जाति के समूह या झुंड का बोध होता है वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से आपको व्यक्ति या वस्तु की भीड़ का पता चले, है ना, कि चाहे वो वस्तु हो, जैसे बर्तन, एक जगह काफी सारे ढेर लगा हुआ है तो हम कहेंगे वहां बहुत से बर्तन रखे हैं। तो
तो बर्तन का मतलब ये हो गया कि वहां पर काफी सारे बर्तन इकट्ठे हैं, है ना। इसी तरीके से समिति, टोली, झुंड, विभाग, कार्यालय, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। कक्षा इसलिए समूहवाचक है क्योंकि यहां काफी सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। दल, सेना आदि। अर्थात ये मतलब हुआ कि समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, उसमें काफी सारे सदस्य मिलकर एक दल का निर्माण करते हैं। तो राजनीतिक दल बोलते समय ये समझ में आ गया कि एक ऐसा दल जहां पर कई सारे लोग मिलकर जिन्होंने दल का निर्माण किया है, यानी कि उस दल के अंतर्गत कई सारे लोग जुड़े होंगे। युवा संघ, संगठन, इस प्रकार के ये जो शब्द हैं जिनसे ये पता चले कि इसमें प्राणी समूह, जन समूह, पक्षी समूह या किसी वस्तु का समूह इकट्ठा है, वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे कि सेना, पुलिस, है ना, परिवार, भीड़। तो इस प्रकार के सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि मान लीजिए हरिश्चंद्र एक नाम है ना, हरिश्चंद्र एक नाम है, लेकिन अगर हम ये कहें कि आज की दुनिया में हरिश्चंद्र नहीं, ढूंढने से नहीं मिलते, या आज की दुनिया में हरिश्चंद्र कहाँ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्तिवाचक नाम है ये, लेकिन जब हमने यहां प्रयोग किया तो ये व्यक्तिवाचक से बदलकर जातिवाचक हो गई, क्योंकि हरिश्चंद्र से आशय सत्यवादी से हो गया। हरिश्चंद्र से आशय क्या हो गया यहां, सत्यवादी, यानी कि आज की दुनिया में सत्यवादी नहीं है, ये अर्थ हो गया। हमारे आसपास ही बहुत से जयचंद हैं, तो यहां पर क्या अर्थ हुआ जयचंद का, जयचंद तो एक नाम है, लेकिन फिर जयचंद का क्या अर्थ हुआ, यहां पर अर्थ हुआ हमें धोखा देने वाले हमारे आसपास ही हैं। इस प्रकार से जातिवाचक शब्द हमारी भाषा को रोचक बनाते हैं, ठीक है। और जब व्यक्तिवाचक शब्द जातिवाचक में परिवर्तित होते हैं तो वहां पर उन शब्दों को, वाक्यों का अर्थ बहुत ही गूढ़ हो जाता है। कि वह तो विभीषण निकला, वह तो विभीषण निकला, तो विभीषण का तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ निकलता है कि कुल का भेद बताने वाला, कुलद्रोही, है ना। विभीषण का तात्पर्य यहां पर कुलद्रोही से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो वहां जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा जब स्वयं का बोध ना कराकर संबंधित व्यक्ति के गुण दोषों के आधार पर उस जैसे अन्य लोगों का बोध कराने लगती है, यानी कि एक पूरे समूह के लिए दृष्टांत बन जाती है, उदाहरण के रूप पर कार्य करने लगती है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे कि आज के युग में हरिश्चंद्र हैं कहां, यानी कि सत्यवादी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है परिवर्तन का, दूसरा तरीका है कि जब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। दूसरा तरीका क्या है कि जब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। उदाहरण के लिए गांधी का देश है भारत, या भारत गांधी का देश है, तो यहां जो गांधी शब्द है, गांधी एक जाति है, गांधी एक जाति है, लेकिन भारत गांधी का देश है से आशय हो गया कि यहां पर ये गांधी जो शब्द है वो महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि मोहन दास करमचंद गांधी के लिए गांधी शब्द का विशेष प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो ये नेता तो क्या है, नेता जातिवाचक है, भाई जितने भी नेता हैं सभी को नेता कहा जाएगा, पर इस वाक्य में नेताजी का आशय व्यक्तिवाचक हो गया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये वाक्य कहा गया है।
तो इस प्रकार के वाक्यों में जातिवाचक शब्द की संज्ञा होने के बाद भी अर्थ के आधार पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि सरदार को लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार को लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सरदार, सभी पंजाबी सरदार हैं, है ना, लेकिन इस वाक्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। तो जब किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे मोदी, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी एक जाति का नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो मोदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। या बापू अहिंसा के पुजारी थे, तो बापू, सभी अपने पिताजी को बापूजी कहते हैं, है ना, या दादा दादी को बापू कहते हैं, लेकिन नहीं, इस वाक्य में बापू शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। साथियों, मेरा पहला प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? जल्दी से मुझे उत्तर देकर मेरे चैट बॉक्स पर आंसर लिखें। मूल रूप में संज्ञा के कितने भेद हैं? दूसरा मेरा प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके उपभेद हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसके उपभेद हैं? तीसरा मेरा प्रश्न है कि बादल, बादल या आकाश किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? ये संज्ञा का आकाश संज्ञा का कौन सा भेद है? तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आप जल्दी से चैट बॉक्स में दें। साथियों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको भाववाचक संज्ञा के विस्तार के बारे में बताऊंगी। साथ ही भाववाचक संज्ञा के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, हम किन किन तरीके से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियो को आगे आप देखते रहिए और मेरी वीडियो को देखने से के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और मुझे शेयर अवश्य करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और परीक्षाओं में यह बहुत लाभकारी भी होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।